नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट पे। तो यहाँ पे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि G20 अब नहीं रहा। अब G20 जो है वो G21 बन गया। पीएम ऑफ भारत ने G20 को बदल दिया है और अफ्रीकन यूनियन जो है अब G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो G20 है उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते थे पहले, मतलब अभी तक 2023 तक। तो इसमें पहला यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, रसिया, तुर्की, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और एक पूरा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि टोटल 27 देश आते हैं। तो अभी तक जो है वो 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन हुआ करता था G20 का मेंबर। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो हिस्टोरिक इमेज बन चुका है अब। और अफ्रीका के लोग इसको जो है दशकों तक भूलेंगे नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट सीट की घोषणा की, तो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम अज़ाली ओस्मानी है, वो खुशी से प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिए। एंड दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है, तो अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज हैं। अफ्रीकन यूनियन है और उसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, 55 कंट्रीज हैं। और ये आपको सारे दिख जाएंगे अफ्रीकन यूनियन और उनके जो देश हैं उनके फ्लैग के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे ये आप लोग देखें कि अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन अब इंक्लूड हो गया है G20 में। तो अब G20 में टोटल मेंबर कितना हो गया, तो 19 कंट्री हैं और दो यूनियन है। एक अफ्रीकन यूनियन, दूसरा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश हैं। थोड़ा सा अब हम लोग अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, कब फॉर्मेशन वगैरह हुआ था। तो अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें टोटल 55 देश हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 55 कंट्री आते हैं और वो टोटल 55 कंट्रीज जो है अफ्रीकन यूनियन के पार्ट है। 1963 में क्या हुआ था कि जो भी अफ्रीका के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, क्योंकि आपको पता होगा 1963 तक जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ के हर एक कंट्री को जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। तो जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो भी मतलब आज़ाद हो गए थे, वो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा अफ्रीकन यूनिटी। और 1980 में ये जो अफ्रीकन यूनिटी जो ग्रुप था कंट्री का, उन लोगों ने एक प्लान लाया, लागोस प्लान ऑफ एक्शन। और इस प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनका क्या था कि अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो भी देश हैं वो क्या चाहते थे कि जो वेस्ट पे जो उनकी निर्भरता है उसको वो कम करना चाहते थे और आपस में जो है वो ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे। ये था लागोस प्लान ऑफ एक्शन के तहत। फिर 2002 में क्या होता है कि जो अफ्रीकन यूनिटी है उसका नाम जो है चेंज करके अफ्रीकन यूनियन रख दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो है कि अफ्रीकन यूनियन ने जो है वो 20 साल में क्या अचीव किया। 2002 में अफ्रीकन यूनियन बना, तो 2002 में से आज 2023 है, तो इन लगभग 20 साल में अफ्रीकन यूनियन ने क्या अचीव किया, उसका अचीवमेंट क्या है। तो पहला यहाँ पे अचीवमेंट है कि अफ्रीकन यूनियन फ्री ट्रेड एरिया। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था कब, 2018 में। इसके तहत क्या होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कि पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको एक सिंगल मार्केट की तरह माना जाएगा। और जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी जो कस्टम ड्यूटी के। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सामान है मूव करता है तो वहाँ पे जो है बहुत सारा टैरिफ वगैरह दिया जाता है, बहुत सारा जो अलग तरीके के ड्यूटीज हैं वो चार्ज किए जाते हैं, लेकिन इसको हटा दिया गया है। और इससे फायदा क्या होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा। जो सामानों का जो गुड्स का मूवमेंट है वन प्लेस टू अदर या वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वो इजी हो जाएगा।
अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका मेन फोकस क्या रहता है कि जो टैरिफ है उसको कम करना, टैरिफ को कम करना, एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, और सप्लाई चेन को जो है वो बढ़ावा देना, दूसरा में, और फिर ट्रेड में कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको सेटल डाउन करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन उसके इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड, मतलब जो अफ्रीकन यूनियन के जो आपस में जो देश हैं उन लोगों ने 2022 तक टोटल $35 बिलियन का जो है वो ट्रेड किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अ, जो अफ्रीका यूनियन है, ट्रेड बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे जो जॉब है वो क्रिएट होगा, वहाँ के जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा, जो गरीबी है वो खत्म होगा। और अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय अफ्रीकन यूनियन। जो अफ्रीकन यूनियन है उन, ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई चैलेंजेस नहीं, चैलेंज मतलब चुनौती का सामना करना पड़ा है अफ्रीकन यूनियन को। तो हम लोग देखेंगे कि उनको कौन कौन से चुनौती का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो पहला जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड ऑन पावर, मतलब असंवैधानिक तरीके से जो है वो पावर को होल्ड करना। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो अफ्रीका है वो एक बहुत ही अनस्टेबल कॉन्टिनेंट है। बहुत सारे जो अफ्रीका में देश हैं वहाँ पे आए गए दिन जो है वो तख्ता पलट होते रहता है। मतलब जो मिलिट्री कूप है वो जो है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के खुद सत्ता में आ जाती है। तो यहाँ पे बताइए ये जा रहा है कि 2013 से जो है वो 32 बार जो है मिलिट्री कूप, मतलब मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश किया गया है। और 5 आउट ऑफ 7 अटेम्प्ट सिंस 2020 के बाद जो है वो 5 से 7 अटेम्प्ट जो है वो हुए हैं तख्ता पलट करने के। और आगे ये 5 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं जहाँ पे कि जो है वो तख्ता पलट हो चुका है, और जहाँ के जो लीडर्स हैं वो जो है वो तानाशाही है, मतलब जो मिलिट्री रूलर्स हैं, मिलिट्री के द्वारा जो है वहाँ पे तख्ता पलट किया गया, और वहाँ पे जो कंट्रोल है भी मिलिट्री का है। तो वो कौन कौन से देश हैं, पहला है बुर्किना फिसो, दूसरा है चैड, तीसरा है गुइना, चौथा है माली, और लास्ट है सूडान। तो यहाँ पे जो है वो अभी मिलिट्री का शासन चल रहा है। जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंटेड थी उसको हटा दिया गया है। और कोई भी है यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्टर्स होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आए, तो उनको काफ़ी बुरी तरीके से सप्रेस किया जाता है। और जो सूडान में जो है, जो हुआ है, तो उसमें जो एंटी कूप प्रोटेस्ट, मतलब जो नहीं चाहते हैं कि मिलिट्री का शासन हो, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिसमें 100 लोगों की जो है वो 100 से ज़्यादा लोगों का जो है डेथ हुआ है। और बताइए ये जा रहा है कि जो सूडानीज हैं वहाँ पे 18 मिलियन जो सूडानीज है वो फूड इनसिक्योरिटी, मतलब जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं ले पा रहे हैं। ना यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि G20 जो है में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो इस बार साइन नहीं होगा। मतलब बहुत सारे न्यूज़ ऐसे निकल के आ रहे थे कि जिनमें ये बताया जा रहा था कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उस बार साइन नहीं होगा, और इस बार का जो है G20 जो है समिट जो कि इंडिया में होने वाला था उसमें कोई डिक्लेरेशन निकल के नहीं आएगा। डिक्लेरेशन कहने का मतलब होता है किसी टॉपिक पे सभी लोगों का सहमति होना। जैसे कोई सबमिट होता है तो वहाँ पे लोगों का जो सहमति होता है, जो कि सभी लोग जो है किसी एक बात पे जो सहमत होते हैं उसी को डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन इस बार जो है इंडिया ने ये के दिखाया है। और इस बार का जो G20 का जो समिट है वो बहुत ही सक्सेसफुल माना जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से और भी आगे बात करूंगा कि क्यों जो है वो इंडिया का जो समिट है G20 में वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो पिछले साल आपको याद होगा कि G20 का जो समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, और यूक्रेन को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ था, रसिया की बहुत निंदा की गई थी। पिछले साल 2022 का समिट इंडोनेशिया में हुआ था जिसमें यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी बुलाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में जो समिट होने वाला था उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन और रसिया को कंडेम भी किया जाएगा। और इसलिए भी ये समिट इतना सक्सेसफुल
माना जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ना तो यूक्रेन का टॉपिक बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया और ना ही रशिया का जो है वो आलोचना बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया। 2022 में जो समिट हुआ था उसमें 27 आउटकम निकल के आया था, लेकिन इस बार टोटल 73 आउटकम निकल के आए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आउटकम मतलब ये हुआ कि जो लोगों की जो सहमति है, कई सारे जो टॉपिक है जो G20 के डिस्कशन में रखे गए थे, जिसमें कि जो इंडोनेशिया में जो जब समिट हुआ था तो उसमें कुल जो है वो 27 टॉपिक पे जो है लोगों की सहमति बनी थी। लेकिन इंडिया में जो टॉपिक जो इंडिया ने रखा डिस्कशन के लिए, जो इंडिया का जो एम था, जो इंडिया चाहता था डिस्कशन के लिए, तो उस पर 73 टॉपिक पे जो है वो आउटकम सबका सहमति बना। तो ये भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया ने G20 में यूक्रेन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। यूक्रेन का मेंशन केवल 3 से 4 बार किया गया है। हमने रसिया को ज़्यादा कंडेम भी नहीं किया, और यही बात पे वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए की सहमति बनाना मुश्किल था, लेकिन इंडिया ने ये कर दिखाया। इंडिया का कहना है बहुत सारे टॉपिक हैं यूक्रेन के अलावा भी डिस्कस के लिए। और ये जो G20 का समिट है वो इसलिए भी खास है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का जो है मेंबर बन चुका है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें। थैंक यू।